नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग घटना चक्र के पॉलिटी के पहले चैप्टर के दूसरे भाग को देखते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। एक क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव का पद सृजन किया गया। आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, भारत के राज सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इस कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पालन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश से भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को
स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1937 के द्वारा किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने का कारण विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? अभी जस्ट ऊपर देखिए 1937 में। क्वेश्चन नंबर 5 है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार के द्वैध शासन की व्यवस्था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें से 1 और 3 सही है, 2 गलत है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? इसका आंसर डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका आंसर सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। कथन दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया। उपर्युक्त में से कौन से सही है? तो इसमें केवल 2 सही है। दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासी से अधिक था। ये दोनों कथन सही है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? इसका देख लेते हैं।
इसका 1926 और 1945 का हुआ। प्रश्नगत वर्षों में 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो ये ऑप्शन बी नहीं था, जो था उसको पढ़ देते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह भारतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। यह 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? वे भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? एक गवर्नर जनरल को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये पहला नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया। एक संघ की योजना पर विचार किया गया। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। ये 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका आंसर ए सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग हुआ। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।